नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। कब बनेगा चारधाम यात्रा प्राधिकरण? ये सवाल इस बार की चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के बाद उठना लाजमी है, क्योंकि इस बार यात्रा में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बाद अब सीएम धामी प्राधिकरण बनाने को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। यूं तो उत्तराखंड राज्य गठन को 2 दशक पूरे हो चुके हैं। राज्य अपने 24वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2 दशक बीत जाने के बाद भी राज्य के सबसे बड़े आर्थिक स्रोत और राज्य की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाली चारधाम यात्रा को लेकर अभी भी किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया और हर बार की यात्रा शुरू होते ही व्यवस्थाएं चरमराने लगती है। दूसरे प्रदेशों की तरह जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जैसे ट्रस्ट क्यों नहीं बन पाई? हालांकि वर्तमान में कार्यरत बद्री केदार मंदिर समिति का गठन तो हुआ, लेकिन जहां बद्री केदार मंदिर समिति की कार्यप्रणाली लोगों की समझ से परे है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में गठित देवस्थानम बोर्ड का तो मंदिर समिति ने हक हकूकदारों ने ही खुलकर विरोध किया और मजबूरन सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सभी लोगों से राय मशवरा कर और संवैधानिक ढंग से यात्रा सुव्यवस्थित संचालन के लिए चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन करने जा रहे हैं, जिसका काम यात्रा को सुगम बनाना और यात्रा से जुड़ी समस्याओं को हल करना होगा। सभी प्रकार के जो भी अच्छी यात्रा को अच्छा करा जा सकता है, जिसके कारण से जो आज यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर ना हो, सबसे बात करके करेंगे जी। हम लोगों का ये है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कोई भी व्यवस्था बनाने में हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा प्रदेश की आर्थिकी के सबसे बड़ा स्रोत है। सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं लिया। ये कहना गलत होगा, क्योंकि बद्री केदार मंदिर समिति जैसी कमेटी का गठन उत्तराखंड में हुआ है, लेकिन बड़े बड़े एसी कमरों में बैठे अफसरशाही और सफेद पोस्ट नेता खाली बयान बातचीत तक सीमित रहते हैं। धरातल पर उनके काम दिखाई नहीं देते। अगर सरकार सबकी सलाह से और सबको एक साथ लेकर चारधाम यात्रा के लिए किसी कमेटी का गठन करती है तो निश्चित रूप से हम भी उसमें अपनी राय देंगे और सरकार के इस फैसले का स्वागत करेंगे। चारधाम यात्रा प्रदेश की आर्थिकी के लिए भी बहुत मजबूत है, ज़रूरी भी है। और लेकिन जो है उत्तराखंड सरकार जो है चारधाम यात्रा पर अभी तक कोई सटीक रणनीति नहीं बना पाई, ये भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चारधाम यात्रा की सारी व्यवस्थाएं जो है पर्यटन विभाग देखता है, बीकेटीसी जो है उसका जो है संचालन करती है। लेकिन प्रदेश सरकार जो वर्तमान में निर्णय की स्थिति में है, चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पा रही है। और उसका बड़ा कारण है कि अधिकारी और मंत्री जो है एसी कमरों से बाहर निकलते ही नहीं हैं और केवल बयानबाजी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। पिछले अनुभवों से अगर सीख करके आप व्यवस्थाएं दुरुस्त करें तो चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चल सकती है। तो ये सरकार की अनुभवहीनता और अदूरदर्शिता के कारण चारधाम यात्रा में दिक्कतें आ रही हैं। और कोई अगर चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए सरकार नया प्रपोजल लाती है, सबकी सहमति से लाती है, तो निश्चित तौर पर जब सरकार इस प्रकार का प्रपोजल लाएगी तब उस पर हम भी अपनी राय रखेंगे। वही वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद श्रीवाल का कहना है कि अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर भी कोई श्राइन बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है। हालांकि पिछली सरकार में एक बोर्ड का गठन जरूर हुआ था, लेकिन पंडा बोर्ड के विरोध के बाद उस बोर्ड को निरस्त कर दिया गया। श्रीवाल ने कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति की कार्यप्रणाली प्रशासनिक प्रणाली से अलग है और मंदिर में जो भी चढ़ाव आता है वो समिति के पास ही सीमित रह जाता है। श्रीवाल ने कहा कि पर्यटन विभाग चारधाम यात्रा पर जरूर ध्यान देती है, लेकिन अगर श्राइन बोर्ड का गठन होता है तो सरकार के नियंत्रण पर चारधाम यात्रा होगी और यात्रा से जुड़ी जो भी दिक्कतें होंगी उनको सरकार तत्काल प्रभाव से दूर कर सकती है, लेकिन इसके लिए पूर्व स्रोतों को भरोसे में लेना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चारधाम का भी अपना आप में एक ट्रस्ट नहीं बन पाया है और इनकी सुचारू व्यवस्थाओं के लिए चारधाम बोर्ड, चारधाम विकास परिषद जैसी संस्थाएं बनी भी हैं समय समय पे, लेकिन ये एक तरीके से पूरी तरीके से निष्क्रिय रही हैं और केवल पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए ही ये बनाए गए हैं। एक्चुअल में इसके लिए भी एक पूरी तरीके से सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरीके से श्राइन बोर्ड में है या दूसरी जब वैष्णो देवी में है, उस तरीके से भी अगर उत्तराखंड में होता तो व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होती हैं। अभी क्या है कि जो भी कार्य जो है चारधाम को लेकर के होता है, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति
के अंडर में ही ये चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी क्या है कि पूरी तरीके से सरकारी सिस्टम नहीं है। इससे होता क्या है कि जब भी कोई बजट खर्च करना होता है तो ब्यूरोक्रेसी और नेताओं में ये बजट बढ़ जाता है, और जो चढ़ावा चढ़ता है उसको जो मंदिर में जो लोग हैं, जो उससे आजीविका जिन लोगों की जुड़ी हुई हैं, उनका भी उसको लेकर के जो खर्च है, जो उसका हिसाब किताब है, वो बेतरतीब है, वो प्रॉपर कोई ऑडिट उसका नहीं है। तो जिसके कारण क्या है कि वहाँ पे मंदिर से जो आय आती है या जो भी बजट मंदिर को सरकार की ओर से मिलता है, वो इन्वेस्ट नहीं हो पाता एक तरीके से। अगर वही खर्चा मंदिर की व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण क्या हुआ है कि वहाँ चढ़ावा जो भी चढ़ता है वो वापस मंदिर के विकास कार्यों में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। और अगर कहीं बाहर से पर्यटन मंत्रालय से या दूसरी जगहों से कोई बजट आता भी है तो वो निजी ठेकेदारों की भेंट चढ़ जाता है। तो इसके लिए भी समय समय पे, जैसे पिछली सरकार में भी इसको एक बोर्ड बनाए जाने की बात हुई थी, लेकिन इसको जो लोकल पुरोहित हैं उन समाज ने जो है काफ़ी विरोध किया था। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर व्यवस्था ये हो सकती है कि जिन लोगों की आजीविका मंदिर समिति से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ 6 महीने का ही रोजगार है एक तरीके से, तो जिन लोगों का आजीविका मंदिर समिति से जुड़ी हुई है और जो सरकारी सिस्टम है, इन दोनों के बीच में एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, ताकि उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सके, आसपास के लोगों को उसका रोज़गार भी मिल सके और सरकार को भी कुछ आय हो सके, और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कुछ फायदा हो सके। आरोप प्रत्यारोप सलाह के दौर के बीच सवाल ये है कि कब चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। आखिर कब वह दिन आएगा जब यात्रा खुलते ही व्यवस्थाएं नहीं चल पाएंगी। ऐसे कई सवाल हैं जिनके मौजूदा वक्त में किसी भी राजनीतिक दल के पास जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों के लिए आगे कैसी व्यवस्था रहने वाली है, इसको लेकर हॉर्नबिल टीवी ने गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे से खास बातचीत की है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यात्रा व्यवस्थाएं किस तरह से चल रही हैं? बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज की जो रिपोर्ट है मेरी जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी तीनों जिले के जिलाधिकारियों से बात हुई है। आज की यात्रा स्मूथ चल रही है। आज केदारनाथ में भी पूरा लाइन बनाकर ही लोगों को भेजा जा रहा है, और इसका लाभ हम लोगों को ये मिला कि कल जब हम लोगों ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को निरस्त किया, लोगों को मैसेज भी गया और लोगों ने खुद भी थोड़ा सा होल्ड करना शुरू किया है, तो उसकी वजह से आज की यात्रा स्मूथ है और हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में पूरी तरह से यात्रा स्मूथ हो जाएगी। जहाँ तक प्रबंध की बात कर रहे हैं आप, हम लोगों ने यात्रा मार्ग पर जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कई अभिनव प्रयास किए और हर तरह की सुविधाएं यात्रियों को मुहैया हों, उसके लिए प्रयास किया गया है। जहाँ जहाँ पर वाहनों को रोका जा रहा है ट्रैफिक प्लान के मुताबिक, वहाँ पर होल्डिंग एरियाज़ में यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। जो सक्षम हैं वो तो खुद ही चले जाते हैं खाने पीने के लिए, अन्यथा ऑफ़र सबको है, सभी को निःशुल्क पानी, फूड पैकेट्स और साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए दूध का भी प्रबंध किया गया है। समय समय पर ये पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए उनको सूचना भी दी जा रही है कि भैया आपको कितनी देर रोका जा सकता है, और जैसे ही हमको ऊपर के डिस्ट्रिक्ट से आ जाता है कि नहीं अब इनको छोड़ा जाए, तो उनको छोड़ा भी जा रहा है। कुल मिलाकर जैसा कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उनकी सुरक्षा से कोई कंप्रोमाइज़ किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। पहले उनकी सुरक्षा है और उसके बाद वो जो लोग आए हैं वो आकर चारों धामों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर, लगातार देखा भी जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अलर्ट मोड पर हैं, लगातार वो बैठकें भी कर रहे हैं, क्योंकि बैठकों में आप भी शामिल होते हैं। सर, किस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4-5 दिनों में लगभग 5-6 बैठकें की हैं, और जब वो चुनावी दौरे पर बाहर भी रहते हैं तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि दिन में 3 से 4 बार वो यात्रा का पूरा फीडबैक लेते हैं। उनके पास भी जो सूचनाएं आती हैं विभिन्न स्रोतों से, उसको भी सभी ऑफिसर्स को भेजा जाता है और उसकी रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग हर घंटे 2 घंटे पर भेजते रहते हैं। अभी जो बेसिक बड़ा निर्णय कल लिया गया था, उसमें हमारा जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन था उसको 31 तक के लिए सस्पेंड किया गया है, और सभी टूर ऑपरेटर्स की मीटिंग भी कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने, एसएसपी हरिद्वार ने और ऋषिकेश में डीएम देहरादून ने की है। उनको बताया है, शासन के इस निर्णय से उनको अवगत करा दिया गया है।
वो कॉपरेट भी कर रहे हैं और उनसे ये भी कहा गया है कि जो यात्री आपके आ भी गए हैं उनको आप चाहें तो उनका टूर प्लान उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में उनको भेज सकते हैं आप। हमारे और भी धार्मिक स्थल हैं, जागेश्वर धाम है और माँ पूर्णागिरी है और हमारा देवी धुरा का मंदिर है और गोलू देवता का मंदिर है, वहाँ भी आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ जैसी ही परिस्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी उसके बाद चार धाम की यात्रा के लिए उनका स्वागत है। सर वीआईपी दर्शन पर तो रोक लगा दी है, अब कब तक ये रोक रहेगी, क्या माने सर? देखिए वीआईपी दर्शन पर जो रोक लगाई गई है ये 31 तक लगाई गई है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने जैसा कि अभी कहा भी है कि देखिए ये हर समय परिस्थितियां बदलती हैं, भीड़ का कितना प्रेशर है, कितने वीआईपीज़ हैं, कितने नहीं हैं, वेदर कैसा है, इन सब को देखकर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपने विवेक से निर्णय लेता है। वैसे इन जनरल 31 तक हमारी वीआईपी दर्शन पर रोक है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये अधिकार दिया गया है कि अगर परिस्थितियाँ आपको जैसी लगती हैं उसके हिसाब मौके के हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। सर नोडल अधिकारियों को भी फील्ड में तैनात किया गया है ताकि यात्रा सुगम रहे, किस तरह से नोडल अधिकारी काम करेंगे देखिए सर? नोडल अधिकारी कोई डायरेक्शन देने के लिए वहाँ नहीं गए हैं, जो भी नीतिगत निर्णय हैं वो शासन स्तर पे लिए जा रहे हैं, जो भी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है। ये भी जो भी नोडल अधिकारी भेजे गए हैं ये केवल जिला प्रशासन को फैसिलिटेट करने के लिए भेजे गए हैं और साथ ही यदि कोई उनकी ऐसी आवश्यकता है जो शासन से उन्हें तुरंत चाहिए उसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और शासन के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, एक सेतु का काम कर रहे हैं ताकि चीज़ें फास्ट ढंग से की जा सके। सर पानी बिजली की जो समस्याएं कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है उसके लिए आप लोग किस तरह का प्लान तैयार कर रहे हैं कि जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था चरमराई है तो वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं आप? मेरे विचार से ऐसी कोई चरमराने वाली व्यवस्था की बात तो अभी तक प्रकाश में नहीं आई है और चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा किया जा रहा है और मैं इसमें बड़ा ही दृढ़ मत का हूँ। जैसे मैं केदारनाथ गौरी कुंड का ही एग्जाम्पल दे दूं, वहाँ पर एक 60 kVA का ट्रांसफार्मर जल गया था। उस ट्रांसफार्मर को चेंज करने में घंटे 1.5 घंटे का जो शटडाउन लिया गया था उसको ही लोगों ने वीडियो बना के डालना शुरू कर दिया कि साहब धाम में 8-8 घंटे की लाइट गई हुई है। तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर भी काफ़ी दिखाया जा रहा है जो उचित नहीं है और पुलिस की, प्रशासन की और साइबर की पूरी टीम इसको वॉच कर रही है कि किस तरह के लोग अफवाह फैला रहे हैं और यदि चीज़ों में सत्यता नहीं पाई गई और अफवाह फैला रहे हैं तो उनके विरुद्ध बहुत ही कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर यात्रा प्राधिकरण बनाने की चर्चा भी चल रही है, क्या कुछ ये यात्रा प्राधिकरण में रहने वाला है? नहीं देखिए ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उस दिन घोषणा की गई है। हमारे विचार से इसको भी काफ़ी इसमें काम होना है, कंसेप्चुलाइज किया जाएगा और एक तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि ये जो प्राधिकरण बनेगा वो केवल चार धाम के लिए नहीं पूरे स्टेट के लिए। वो बेसिकली मुख्य रूप से जो प्राधिकरण है वो इन सभी धामों में जो हमारे गढ़वाल में हैं, कुमाऊं में धार्मिक स्थल हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट करना है वो उसका कोई धार्मिक विषय से लेना देना नहीं है। वो मुख्य रूप से जो जिनके हक हैं, हकूक़ हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसका मुख्य कार्य है कि इन धामों में कनेक्टिविटी कैसी अच्छी हो, कैसे बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, उसको लेकर एक नीतिगत निर्णय लेने वाली संस्था के बारे में विचार हुआ है। अभी ये विचार के स्तर पर है, चूँकि मुख्यमंत्री जी घोषणा हो चुकी है तो इसको जल्दी से जल्दी हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। सर यात्रियों से क्या आप अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? देखिए आपके चैनल के माध्यम से यात्रियों से यही अपील है कि आप इन चारों धामों में बहुत ही विश्वास और बहुत ही अपनी अंदर की इच्छा को लेकर आए हैं। आपका स्वागत है देवभूमि में, आपको हर प्रकार की सुविधाएं और सरकार से, प्रशासन से जो भी सहयोग है वो दिया जाएगा। बस अनुरोध इतना है कि भीड़ अधिक होने से यदि आपको कहीं रुकना पड़ता है, होल्ड किया जाता है, तो उसको आप थोड़ा सा प्रशासन का सहयोग करें और साथ ही साथ जो भी एडवाइजरी और जो भी डायरेक्शंस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट लेवल पर दिया जाता है तो उसका पालन करने का प्रयास करें। देवभूमि में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए विनय शंकर पांडे जी को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है और तमाम व्यवस्था भी की जा रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में पानी की किल्लत की खबरें नई नहीं हैं, आए दिन खबर आ ही जाती है। चंपावत के लोहाघाट जल संस्थान की तरफ से पेयजल समस्या को देखते हुए 7 साल पहले लोहाघाट नगर और रायकोट गांव के लिए बोरिंग पंपिंग योजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। योजना के तहत बोरिंग का निर्माण कार्य हो गया, लेकिन गांव वालों को आज तक योजना का लाभ नहीं मिल सका है।
लोहाघाट में पानी की भारी किल्लत, जल संस्थान के खिलाफ नाराजगी, लाखों रुपए खर्च, फिर भी फायदा नहीं। चंपावत के लोहाघाट जल संस्थान की तरफ से पेयजल समस्या को देखते हुए 7 साल पहले लोहाघाट निगम और रायकोट गांव के लिए बोरिंग पंपिंग योजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। योजना के तहत बोरिंग का निर्माण कार्य हो गया, लेकिन गांव वालों को आज तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जिस कारण रायकोट गांव के ग्रामीणों में जल संस्थान के खिलाफ काफी आक्रोश है। ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत के कारण कोई काम चालू नहीं है। विभाग से हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये काम हो और प्रत्येक घर को जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है इससे निजात मिले। ठेकेदार जल संस्थान पर मिलीभगत का आरोप, कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं लिया संज्ञान। रायकोट के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप कुमार ने बताया कि योजना को जल जीवन मिशन में रखा गया है, लेकिन 7 साल होने के बाद भी ठेकेदार और जल संस्थान की मिलीभगत से ग्रामीणों को आज तक पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया। ठेकेदार ने योजना की पाइपलाइन को अधूरा ही छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा गांव में पेयजल के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा। पेयजल का ना ही उसमें कोई कनेक्शन मिला है, ना ही कुछ, जबकि विभाग को आरटीआई लगाने के बाद उन्होंने जानकारी दी थी कि अक्टूबर 2021 तक रायकोट कुंवर के प्रत्येक घर को जो है कनेक्शन आगे पानी का वितरण किया जाएगा, लेकिन आज की डेट में कोई काम। ग्रामीणों ने दी विभाग को आंदोलन की चेतावनी। जल संस्थान के अभियंता अभी भी दे रहे हैं दलीलें। लापरवाही बरतने पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? अब गांव के लोगों का कहना है कि 1 महीने के भीतर पेयजल योजना शुरू नहीं की जाती है तो रायकोट के समस्त ग्रामीण जल संस्थान के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा बोरिंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया, मोटर बड़ी बड़ी जंग खा रही है। वहीं जल संस्थान के अभियंता पवन बिष्ट ने बताया कि ठेकेदार के लेबर चले जाने से योजना का निर्माण कार्य रुका हुआ है। बिष्ट ने कहा उन्होंने ठेकेदार को निर्देशित कर दिया है 1 हफ्ते के भीतर पेयजल लाइन निर्माण के शेष कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से आधा पानी लोहाघाट नगर और आधा पानी रायकोट कुंवर गांव को दिया जाना प्रस्तावित है, लेकिन अब गांव वालों को अभियंता की बातों पर यकीन नहीं है। मतलब पाइपलाइन बिछी है और एक छोटा सा टैंक बना हुआ है, तो कमा आधे में वो पाइपलाइन बिछी है, वो भी मोटी वाली। जैसी पाइपलाइन ये गई है वैसी गांव में भी बनी हुई है। तो बाप रे, यहाँ से वो कितनी 7-8 गाड़ियां रोज जा रही है। कोई अपनी जिसकी अपनी पर्सनल है वो बेचारे अपने घर से ओले से ले जा रहे हैं, वो देखो यहाँ से गाड़ी में ढोके ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब इसको चालू करो, हमें पानी पिला दो, और क्या कहेंगे? इसी जो भी आता है उससे जेई से कह दिया कई बार, तो यही क्या कर रहा है वो? आप नेताजी से बोलो, उनसे बोलो, वहाँ एक्शन साहब से बात करो। मतलब काम नहीं है कोई ऐसे आप 5 साल में इतना लटका पड़ा हुआ है तो कैसे कहेंगे? बात सिर्फ लोहाघाट की नहीं है, राज्य के कई जिलों में पेयजल की समस्या है। ये अलग बात है कि मौजूदा वक्त में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन सभी को पता है कि गर्मी में जब पानी की समस्या होती है तो फिर पहले ही इसकी तैयारी क्यों नहीं की जाती, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर गिरने से पानी की किल्लत शुरू होने लगी है। अधिकांश नलकूप और नल शॉपीज बन चुके हैं, जिसकी वजह से सिंचाई और पेयजल की समस्या भी शुरू हो गई है। बात करें राजधानी देहरादून की तो यहाँ भी हालात कुछ ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी है भैया। सुबह ही चला जाता है पानी, मतलब काम करने से पहले ही चला जाता है और फिर शाम को लेट आता है। शाम को ही कपड़े धोते हैं, शाम को ही नहा रहे हैं हम। पानी की समस्या से 10-15 साल से है, आज से नहीं। और 10-15 साल से जल निगम में जाते जाते भी परेशान हो गए हैं, जूते भी टूट गए। जल क्या वो जल नल दल क्या प्रोग्राम थे प्रधानमंत्री की, वो भी बेकार है। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ पेयजल संकट का खतरा भी बढ़ने लगा है। न केवल नगरीय क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीने के पानी की उपलब्धता मुश्किल से पड़ती दिखाई दे रही है। भीषण गर्मी व लू के कारण आमजन परेशान है। जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरने के कारण नलकूप व हैंडपंप भी पानी छोड़ने लगे हैं, जिससे आमजन को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी समस्या राजधानी देहरादून के डोवाल वाला क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में रहने वाले लोगों को झेलनी पड़ रही है।
वैसे तो हर साल होती है, इन महीनों में ना फरवरी के बाद हो जाती है। पहले पानी आता था पूरा दिन, पर अब तो कोई टाइम नहीं है। दूसरी बात, पानी में कैल्शियम इतना आ रहा है, स्टोर करोगे तो ऊपर कैल्शियम जमने लग जाता है। शाम को भी पानी किसी भी समय मतलब चला जाता है, ऐसा नहीं है कि, और बिन मोटर के पानी यहाँ आता ही नहीं है। मोटर जितने घंटे आपने पैसे बर्तन करने हैं, कुछ करना है, तो आपको पानी मोटर ऑन करके रखो। देखो, मैंने तो कंप्लेन करी नहीं, पर्सनली बताऊँ मैं हो सकता है मेरी फैमिली बड़ों ने करी हो, तो कंप्लेन तो करी होगी भाई, नॉर्मल बात है, पानी आता नहीं तो कंप्लेन करी है। बट ये है कि बहुत मुश्किल है, बस यही अपील करते हैं कि पानी की समस्या जो है ये इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। बहुत ज़्यादा परेशानी है भैया, सुबह ही चला जाता है पानी, मतलब काम करने से पहले ही चला जाता है, और फिर शाम को लेट आता है, शाम को ही कपड़े धोते हैं, शाम को ही नहा रहे हैं हम तो। नहीं, पानी की दिक्कत पहले नेशविला रोड पर नहीं थी, बट अभी 1-2 साल से पानी की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही है कि पानी का ना कोई टाइमिंग पानी का फिक्स नहीं है। पानी आता कब आए कब चला जाए कुछ नहीं पता। पानी को स्टोर कब तक पानी को स्टोर करके रखा जाए, और इतने बड़े परिवार में स्टोर कैसे रखा जाए। करे स्टोर, उसके बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा, परिवार में भी नहीं भला हो पाता। और दूसरी बात, पानी के कोई टाइमिंग ही फिक्स, कुछ भी पानी कर रहे हैं, पानी आवे, और इतनी बार शिकायतें गई भी है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कुछ भी ध्यान नहीं है। राजधानी दून में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। इससे बिजली की खपत भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल मई के मुकाबले इस बार मई में बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। दून समेत पूरे प्रदेश में बिजली की मांग 57 MU तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल जून में अधिकतम डिमांड 52 MU तक गई थी। बता दें कि बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है, जिसके बाद अब उम्मीद है कि हालात ठीक हो सकते हैं। थोड़ा निरीक्षण करें यहाँ का, तब तो पता चलेगा। वहाँ सीट में बैठे बैठे हम कर देंगे, हम एप्लीकेशन वगैरह लेके जाते हैं, भीड़ बढ़ा कर लेके जाते हैं, वो बताते हैं कि हाँ हम कर देंगे, ना तो वो खुद आते हैं यहाँ देखने के लिए कि हम लोगों पे क्या बीत रही है पानी के बिना। और आजकल तो बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो और ज़्यादा पानी चाहिए होता है। चलो बच्चे स्कूल, आम व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। टैंकर के माध्यम से हर गली मोहल्ले में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और इसके साथ ही बिजली कटौती को लेकर के भी आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। और क्योंकि गर्मियों के सीजन में पेयजल की और बिजली की जो समस्या आती है, उसके निदान के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को सिर्फ अपने अनर्गल बयानबाजी और सरकार पर हर मामले में अच्छाई को छुपाने की और बुराई को आगे निकालने की वो कोशिश उनकी हमेशा रहती है। इतनी सुगम और सुव्यवस्थित यात्रा आदरणीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से चार धाम की चल रही है। पेयजल और बिजली को लेकर के जो संकट अन्य प्रदेशों में, हम कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें तो उनकी तुलना में उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कटौती बिजली की हो रही है, सबसे कम दर में बिजली उपलब्ध हो रही है। तो इस बात को कांग्रेस वाले नहीं बोलने वाले हैं, लेकिन उन्हें कुछ न कुछ नकारात्मक बोलने की आदत है, इसलिए उस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन ऊर्जा प्रदेश होते हुए उत्तराखंड में बिजली कटौती और उससे उत्पन्न होने वाली बिजली की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसे में इस समस्या को लेकर सियासत भले ही खूब हो रही है, लेकिन आमजन मानस की समस्या का समाधान कब होगा, ये अभी भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।